तुम लोग बैठे कहाँ हो? इसके मैं तो कुछ दिख ही नहीं रहा, सामने कोई है। ठीक है, तो कल क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था बहुत सारी चीजें कि यूनिवर्स कैसे बना, अर्थ कैसे बनी। ठीक है, अर्थ का इंटीरियर पढ़ा। तो और फिर इसमें सबसे पहले जो ज्योग्राफी की स्टार्टिंग होती है उसमें सबसे पहले पढ़ा था जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? जो लैंड फॉर्म्स वगैरह हैं वो सब पढ़ते हैं। ठीक है, कि लैंड फॉर्म्स बने कैसे हैं, माउंटेन कैसे बने, वैलीज कैसे बनी, सैंड ड्यून्स कैसे बने। ठीक है, वैलीज कैसे बनी, जॉर्जेस कैसे बने, कैनॉन कैसे बने, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी कल। ठीक है, मतलब अभी पढ़ी नहीं है, मतलब ये पढ़ना है। तो इस चीज के लिए हमें दो प्रोसेस पढ़नी होती है। हाँ, एक चीज और मैंने पढ़ी थी, प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस पढ़ी थी कि प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है। ठीक है, और इसमें डाइवर्जेंट प्लेट होती हैं, कन्वर्जेंट प्लेट होती हैं और ट्रांसवर्स प्लेट होती हैं। ठीक है, तो हमने ओशियन और ओशियन प्लेट का एक कन्वर्जेंट प्लेट जो रिंग ऑफ फायर वगैरह कैसे बनते हैं। जो भी पैसिफिक ओशियन प्लेट है उसके एलोंग जितने भी वोल्केनो आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, उनका क्या रीजंस है और वो रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, आज हमें पढ़ना है एक प्लेट, और जो प्लेट टेक्टोनिक बची है वो है ट्रांसवर्स प्लेट। ठीक है, तो ट्रांसवर्स प्लेट क्या होती है? ऐसा प्रोसेस होती है, एक कोई प्लेट है जो इस डायरेक्शन में जा रही है और एक कोई प्लेट है जो इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो यहाँ पे फॉल्टिंग क्रिएट होती है। जैसे दो प्लेट है, कौन सी प्लेट है? एक पैसिफिक ओशियन प्लेट है और ये तुम्हारी नॉर्थ अमेरिका प्लेट है। तो इनकी वजह से नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक ओशियन प्लेट के इस मूवमेंट से ये लोग एक, ना तो ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ना ही एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रांसवर्स कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से ऐसे घिसट से रहे, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है? फॉल्ट क्रिएट होता है इनके बीच में। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सैन एंड्रियास फॉल्ट। ये तुम्हारा सैन एंड्रियास कहाँ पे है? ये तुम्हारा कहाँ पे है? यूएसए में। समझ में आया? तो ये ऐसी प्लेट, ये तीन टाइप का प्लेट टेक्टोनिक होता है। प्लेट टेक्टोनिक और भी बहुत सारी तरह से होता है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें एक एक करके, और ये तो हो गया प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है। ठीक है, अभी हमने बस प्लेट टेक्टोनिक बताया था कि क्या होता है प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ में हम बहुत सारे लैंड फॉर्म देखते हैं। लैंड फॉर्म में हम क्या क्या देखते हैं? लैंड फॉर्म में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। माउंटेन देखते हैं, माउंटेन जैसे हम एग्जांपल दें तो हिमालय देखते हैं, हिमालय देखते हैं। रॉकीज देखते हैं, रॉकीज। एल्प माउंटेन देखते हैं, एंडीज माउंटेन देखते हैं, एटलस माउंटेन देखते हैं। ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स हैं जो बने हैं। ठीक है, और क्या क्या देखते हैं हम लैंडफॉर्म में? लैंडफॉर्म में हम प्लेट्यू देखते हैं।
जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बहुत सारी चीजें, और क्या देखते हैं हम, वैलीज देखते हैं, इसी के साथ साथ जॉर्जेस देखते हैं, कैनियन देखते हैं। ठीक है, यू शेप्ड वैली देखते हैं। ये सारी चीजें हम, और बहुत सारी, और क्या देखते हैं हम, अगर हम रेगिस्तान डेजर्ट वगैरह में जाते हैं तो वहां पे सैंड ड्यून्स वगैरह देखते हैं। तो हम सैंड ड्यून्स वगैरह देखते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये सारी चीजें हम, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखते रहते हैं। ठीक है, और तुम्हारा जो ग्लेशियर वाला रीजन होता है, जैसे ये तो मिलता है तुम्हें एरिड रीजन में। कहाँ पे? एरिड मतलब जहाँ पे डिजर्ट एरिया होता है। ठीक है, जैसे हमारा थार डिजर्ट हो गया, सहारा डिजर्ट हो गया, मोहावे डिजर्ट हो गया, तो वहां पे ऐसी सारी चीजें हमें मिलती हैं। और तुम्हारे ग्लेशियर में, ग्लेशियर वाले एरिया में जहाँ पे ग्लेशियर समझते हो क्या होता है? क्या होता है ग्लेशियर? ग्लेशियर होता है, हाँ, जो सियाचिन ग्लेशियर जो हो गए। ठीक है, और भी दुनिया भर के ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, तो ये जब ग्लेशियर्स अपन उसमें मैपिंग में पढ़ेंगे तब प्रॉपर ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी ये रिवर्स वगैरह निकलती हैं, अपनी गंगा जो निकलती है। ठीक है, गंगा कौन से ग्लेशियर से निकलती है? गंगा जनरली ऐसी कोई मतलब एक दो रिवर से मिलके गंगा फिर आगे जाके मिलती है। कौन कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा, ये विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। और फिर जाके तो वो जो भागीरथी है वो गौमुख से निकलती है। ठीक है, तो ये सारी, बहुत सारे मिलाम ग्लेशियर है, हुंजा ग्लेशियर है, वो फालो ग्लेशियर है, तो बहुत सारे ग्लेशियर्स है इंडिया में। ठीक है, अलग अलग निकलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हारी, ये एक जो रिवर है, सबसे फेमस रिवर है यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें निकलती हैं। तो ऐसे ग्लेशियर में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं हम, मोरेन पढ़ते हैं, ड्रमलिन पढ़ते हैं, सिरकास पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे, और बहुत सारे लैंडफॉर्म है जो हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि लैंडफॉर्म बनते कैसे हैं, और जियोमॉर्फोलॉजी में हमें यही सारी चीजें पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये दो तरह से बनते हैं। एक लैंडफॉर्म बनता है, एक होता है एंडोजेनिक और एक होता है एक्सोजेनिक। इस बार का जो क्वेश्चन आया था वो हम बता रहे कहाँ कहाँ से आते हैं। ऐसे ही सिंपल तरीके से, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में। एक्सोजेनिक से आया था क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेटेड ऑक्सीजन मिलती है, कार्बोनिक एसिड मिलता है, तो उससे कैसे इरोजन देखो वेदरिंग। तो इसमें एंडोजेनिक में क्या होता है, हमें बेसिकली एक तो प्लेट टेक्टोनिक पढ़ना होता है बस। इसमें वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक, एक होता है सुनामी। इनसे जो चीजें बन रही हैं, वो कौन से लैंडफॉर्म बन रहे हैं, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सोजेनिक में हमें तीन चीजें पढ़नी होती हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं वेदरिंग,
दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं अपन इरोजन, और तीसरे नंबर पर पढ़ते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन में जैसे तुमने एग्जाम्पल सुना होगा डेल्टा, डेल्टा जो पता है सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। तुमने फ्लड प्लेन देखा होगा, फ्लड प्लेन्स देखे, जैसे नॉर्थन प्लेन है अपना, गंगा प्लेन सुना होगा, तो फ्लड प्लेन, ऑक्सबो लेक जो बनती हैं वो यहीं से बनती हैं। इरोजन से बहुत सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। जैसे कोई चीज इरोड हो गई, सब इस प्रोसेस है, पहले वेदरिंग होती है, फिर उसके बाद इरोजन होता है, फिर डिपोजिशन होता है। तो तीन एक प्रोसेस है, एक के बाद एक प्रोसेस जाती है। अब वेदरिंग, तो अभी हम पहले यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। अभी जनरली लिख लो बस। वेदरिंग में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, जो भी तुम्हारे लैंड फॉर्म, एग्जिस्टेड लैंड फॉर्म होते हैं, उनका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, रॉक्स को ब्रेक की होती है वेदरिंग में, ठीक है, टूट जाती है। जैसे गुम्मा है, गुम्मा पड़ा हुआ है, तो गुम्मा को तुम रख दो तो हवा से, पानी से, जाने का बहुत सारी चीजों से वो क्या होता है, एक दिन टूट जाएगा। फिर एक चीज होगी जो उसे ले जाएगी, वो हमेशा तो वो गुम्मा रहेगा नहीं, टूट के कहीं ना कहीं तो बहेगा। तो कहीं ना कहीं उसे जो जो चीज उसे लेके जाती है उसे कहते हैं इरोजन। इरोजन में मेन चीज क्या करेगी, विंड होगा, रिवर होगी, पानी मतलब विंड होगा, रिवर होगी, ये ज्यादातर मेजर फैक्टर होते हैं। वेदरिंग में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। डिपोजिशन में क्या होता है, एक बार जो जाएंगे तो एक बार एक समय पर जम जाएंगे कहीं, और जो जमने के बाद जो फाइनल लैंडफॉर्म बनते हैं उन्हें डिपोजिशन लैंडफॉर्म बनते हैं, ठीक है। तो ये तीन टाइप के होते हैं, एक तो वेदरिंग होता है फिजिकली, दूसरा होता है तुम्हारा केमिकल, और यहां से यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन बना, और तीसरे नंबर पे आता है एक चीज बायोलॉजिकली। इससे यूपीएससी में 2021 के लगभग क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब ये सारी चीजें पहले समझ लो बेसिकली क्या होती है। इरोजन जनरली किसी चीज का इरोड होना, मतलब सिंपल सी चीज है, समझ में आ रही है चीज है कि नहीं। जैसे तुम देखते हो कि कोई कोई जैसे एक पहाड़ है, तो पहाड़ कोई पहाड़ स्टीप होता है, कोई बहुत मोटा होता है, कोई बिल्कुल घिसपिट के निपट जाता है, तो क्या हो रहा है, वो चीज इरोड होती जा रही है। जैसे बुंदेलखंड प्लेट्यू है, बुंदेलखंड प्लेट्यू है, तो पहले ये यंग एज में जब बुंदेलखंड प्लेट्यू था तो अच्छा खासा अपलिफ्टेड था, अब वो घिसपिट के बहुत वो बचा हुआ है, निपट गया। जैसे तुम्हारा अरावली है, अरावली का नाम सुना है, कहाँ है अरावली, एक राज्य में नहीं है अरावली, ठीक है। मेजोरिटी मान लो कि चलो अभी राजस्थान में है, बहुत सारे लंबा चौड़ा, गुजरात से शुरू होता है, राजस्थान, फिर हरियाणा, दिल्ली, इन सब चीजों में लंबे तौर तक वो पहुंचता है, ठीक है। तो अरावली क्या हो गया, अरावली एक टाइम में यंगेस्ट माउंटेन हुआ था, अब वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन हो गया, वो भी क्या हो गया, इरोड हो गया। तो ऐसे जो लैंडफॉर्म चेंज हो गए इरोजन की वजह से, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें, हमें ये सारी चीजें देखनी है। एंडोजेनिक, अब अपन ये पहले बेसिक चीज समझ में आ गई कि हमें मतलब एक्सोजेनिक में वेदरिंग क्या होती है, इरोजन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होते हैं, और एंडोजेनिक में प्लेट टेक्टोनिक जो हमने कल पढ़ाया था, वोल्केनिज्म भी हमने कल पढ़ाया था, हम फिर से थोड़ा बहुत बता रहे हैं, क्योंकि हमें ये सारे माउंटेन बनवाने हैं कि कैसे माउंटेन बने हैं, तो उसके लिए हमें ये सारी चीजें पहले फिर से पढ़नी पड़ेंगी। तो हमने कल प्लेट टेक्टोनिक में तीन चीजें बताई थी जनरली, एक तो बताया था डाइवर्जेंट प्लेट, एक बताया था कन्वर्जेंट प्लेट, एक बताया था ट्रांसवर्स प्लेट, जो भी ट्रांसवर्स प्लेट अभी बताया, ठीक है। फिर ए है प्लेट टेक्टोनिक, एक होता है वोल्केनिज्म, जब वोल्कनों से जो प्लेटफॉर्म बनते हैं, वोल्कनो तो देखा होगा, हाँ,
उसकी लावा निकलता है। जो डेक्कन प्लेट्यू है, पूरा डेक्कन ट्रैप है, वो तुम्हारा पूरा का पूरा वोल्केनो से बना हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे माउंटेन, जैसे तुम वहां पे कभी जीवन में हवाई जाना, तो वहां पे तुम्हें माउंटेन मिलेंगे, तो वो वोल्केनो से बने हुए हैं। एक का नाम है मोआना लोआ, मोना हाँ मोना लहुआ, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल ऐसे याद रख लो, पता नहीं क्या तो स्पेलिंग है मोना, ठीक है, ये स्पेलिंग देख लेना जो भी। एक है वेसुवियस, तुम्हारा इटली में है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव माउंट वेसुवियस। एक तुम्हारा माउंट फिजी है, ये तुम्हारा जापान में है। एक फिजी है, एक माउंट वेसुवियस है, ठीक है, ये इटली में है। ये अभी भी बहुत एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। अर्थक्वेक होता है तो जनरली तो लैंडफॉर्म पिघल जाता है, ठीक है। इससे ज्यादा अब क्या होगा, जब जमीन थरथराएगी नीचे से, जमीन क्या होती है, थरथराती, सेकन होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे हिलती है। अब वो हिलती क्यों है, वो जनरली वो बेसिक बताते हैं अभी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो लैंडफॉर्म बन जाए या लैंडफॉर्म टूट जाए, ब्रेक हो जाए, वो सारी चीजें इसमें। सुनामी क्या होता है, सुनामी कुछ नहीं होता, जो पानी के अंदर, जो समुद्र के अंदर जो वो अर्थक्वेक आती है, ठीक है, उसको हम सुनामी बोलते हैं। अब वो अर्थक्वेक के साथ साथ कई रीजन हो सकते हैं, अर्थक्वेक भी आ सकता है, वोल्केनो भी आ सकता है। और फिर जब समुद्र में कोई भी हलचल होती है तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है, उसकी वजह से क्या होता है, बड़ी बड़ी तरंगें उठती हैं, इतनी बड़ी बड़ी तरंगें उठती हैं कि मतलब तुम्हारा बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स भी उसमें समा जाए, इतनी ऊंची ऊंची और हैवी वॉल्यूम में, इतनी ऊंची ऊंची जब तरंगें उठती हैं समुद्र की, समुद्र में तो हैवी पानी है, और वेव्स के थ्रू वो जब ऐसे मतलब फ्लो होती है, तो पूरा का पूरा कोस्टल एरिया खत्म कर देती है। तो सुनामी जो 2004 में आई थी इंडिया के कोस्टल रीजन में, तो यही था रीजन। हाँ, बहुत सारे, इंदिरा पॉइंट अभी से तो डूब गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब अपन शुरुआत करते हैं, माउंटेन बनते कैसे, बने कैसे, और फिर हमें माउंटेन को देखनी है, तो हमें दोनों चीजें देखनी है कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के हमें बेसिकली माउंटेन देखने हैं, उनका प्रोसेस देखना है। तो ये सारी चीजें हमारी लैंडफॉर्म में। ये एंडोजेनिक वाला काम, तो इसमें सबसे देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक में सबसे पहले देखते हैं अपन माउंटेन। देखो, 2 प्लेट्स जब आपस में कन्वर्जेंट करेंगी, अब ये प्लेट कन्वर्जेंट क्यों करती है, कन्वेंशनल सेल की वजह से करती है, हमने सब कल बताया था, ठीक है। होता क्या है, ये अर्थ है, ठीक है, इसमें ये जो लेयर है ये वाली, इसको बोलते हैं लिथोस्फेयर, और इसके जो नीचे रहती है वो उसे बोलते हैं एस्थनोस्फेयर, और इसके नीचे रहता है कोर, और इसके ऊपर रहता है अपर कोर। अपर कोर जो होता है, वहां से बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलती है, मतलब वो ऊपर की हो जाती है। तो हीट की वजह से जब इस रीजन में एस्थनोस्फेयर में क्या है, मोल्टन लावा है, मोल्टन पूरा रॉक्स भरी हुई है, पिघली हुई रॉक, इतना ज्यादा टेम्परेचर रहता है, जब उनमें और हीट मिलती है तो उनमें क्या होता है, हलचल होना शुरू हो जाती है, तो उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं, ठीक है। तो देखो, कई जगह ऐसा होगा कि ऐसे सेल्स बनेंगे कि 2 अलग अलग जा रही हैं, कहीं ऐसा भी, अब जे ऐसे जा रही है तो एक जगह ऐसा भी हो रहा होगा कि अर्थ है ना पूरी,
तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कन्वेंशन सेल क्या हो रहा है, एक दूसरे से कोलाइड हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट। ठीक है, समझ में आया। अब इसके ऊपर क्या है, एक लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर कोई तुम ये जो प्लेट देखते हो ना, अपनी जो लैंड फॉर्म देखते हो, ये क्या है, एक कंटिन्यूअस लैंड फॉर्म नहीं है पूरे अर्थ पे, वो ब्रेक है, अलग अलग प्लेट्स में ब्रेक है। तो मेजर प्लेट है, माइनर प्लेट है, पता है तुम्हें ये। तो जो मेजर प्लेट है, माइनर प्लेट है, अब वो प्लेट जैसे जहां जहां डाइवर्जेंट हो रहा होगा, तो वो वहां की जो प्लेट होंगी वो इधर भागेंगी, इधर भागेगी, दो प्लेट। और जैसे ही ये भागेंगी तो जो नीचे का जो मोल्टन है वो बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ऑब्वियसली बात है निकलेगा। जब जब यहाँ तक पूरा मोल्टन ही भरा हुआ है, लावा ही लावा भरा हुआ है, वो ये चीज अलग भाग रही है, ये चीज अलग भाग रही है, तो ये चीज बाहर निकलेगी। और ये बाहर निकलेगी तो ये क्या है, एक तरफ से मोल्टन रॉक है। मोल्टन रॉक क्या होती है, रॉक ही तो है, जब ऊपर जाएगी तो फिर सॉलिडिफाइड हो जाएगी। सॉलिडिफाई हो जाएगी तो एक लैंडफॉर्म डेवलप होगा कि नहीं होगा। इसी रॉक को हम जनरली कौन सी रॉक बोलते हैं, इग्नियस रॉक। ठीक है, और ये प्रोसेस अगर ना हो, अगर ये प्रोसेस ना हो तो हमारी अर्थ पे मिनरल्स भी ना मिले। मिनरल्स आते कहां से, मिनरल्स यहीं कहीं से तो आते हैं, जमीन से ऊपर आते हैं तो वो मिनरल्स मिलते हैं। जैसे इग्नियस रॉक है तुम्हारा, डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू में ये सब चीजें ये प्रोसेस हुई है, वहां का अलग रीजन है, वो हॉट स्पॉट से बना हुआ है, लेकिन आया तो नीचे से ये रॉक, और रॉक आई है तो बहुत सारे मिनरल्स लेके आई है, तो वो मिनरल्स यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू में मिनरल्स मिलते हैं। जैसे आयरन सबसे ज्यादा वहां पे मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, आयरन मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जनरली ये समझ में आना चाहिए, गोल्ड मिलता है। तो ये चीजें आ कहां से रही हैं, ये चीजें आ रही हैं नीचे से, जमीन से, अंदर से। तो ये प्रोसेस होती रहती है। तो ये चीज समझ में आई। अब ये चीज जब डाइवर्जेंट होगी तब तो माउंटेन बनना नहीं है, तो क्या बनेगा, रिजेस बनती है। ठीक है, रिजेस बनती है कहा, जैसे तुम्हें मिड अटलांटिक रिजेस है। और कभी कभी क्या होता है, एक और तरीका होता है, माउंटेन भी बनते हैं इसमें, लेकिन वो माउंटेन कौन से माउंटेन बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन ऐसे बनते हैं, जैसे मान लो कि दो ऐसे रीजन्स थे। ठीक है, मतलब ये पूरी मान लो पहले ऐसा रीजन था। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ की लैंड खिसक गई, यहाँ की लैंड खिसक गई। ठीक है, तो ये चीज ब्रेक हो गई, तो ये चीज क्या हो गई, ऐसी हो गई। तो ये जो बीच में जो गैप बन गया, अब यहाँ पे मान लो बस्ती बस गई। ठीक है, तो उसको ये क्या दिखेगा, ये तो माउंटेन ही दिखेगा ना भाई। एक्चुअली ये माउंटेन नहीं है, रियल माउंटेन, लेकिन ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन है, ये रियल माउंटेन नहीं होता है। वो इसलिए हमें दिखता है क्योंकि जो लैंड खिसक गई पहले दूर दूर, समझ में आ रहा है, दूर दूर जो लैंड खिसकी हुई है, इसकी वजह से जो गैप क्रिएट हो गया। और जो बगल की जो जमीन थी वो तो उठी हुई थी, तो वो कहाँ, इस साइड हो गई, एक इस साइड हो गई, तो तुम्हें क्या दिखता है, एक अपलिफ्टेड पार्ट दिखता है ऐसे। जनरली जो तुम्हारा नर्मदा वैली है, नर्मदा वैली के उस साइड देखो तुम, तो तुम्हें मिलेगा एक साइड सतपुरा मिलेगा, एक साइड विंध्याचल मिलेगा, तो वैली की वजह से उठा हुआ है वो। ठीक है, उसके बहुत सारे अभी लोगों को एक्चुअल पता नहीं है कि वो एक्चुअली फोल्ड माउंटेन है कि ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जनरली वैलीज के जो आसपास की चीजें होती हैं, जो उठी हुई रहती हैं, अपलिफ्टेड रहती हैं, उन्हें हम ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, तो जो सतपुरा और विंध्याचल है वो क्या है, जनरली अपन ऐसे मान सकते हैं कि ब्लॉक माउंटेन है। अब वो फोल्ड माउंटेन भी हो सकते हैं। फोल्ड माउंटेन कैसे हो सकते हैं, लेकिन वो जब जो हम तुम्हें आगे जाके बताएंगे, आने वाले टाइम में जब तुम्हें इंडिया के बारे में बताएंगे, तो इंडिया क्या है कि एक पार्ट में नहीं थी इंडिया 3-4 पार्ट में थी, और वो जुड़ी हुई है। क्या है कि इंडिया जो थी
आज जो हमें इंडिया ऐसे दिखती है, ठीक है, पहले इंडिया कुछ ऐसी थी, ठीक है। तो ये वाला रीजन जो था, जो शुरुआत में बने थे अरावली, यहाँ विंध्यान, उसी समय पे ये तुम्हारी ये तुम्हारी वैली बनी थी, नर्मदा वैली। ये विंध्यान, ये सतपुरा, ये वो सतपुरा नहीं, अरावली। तो ये 3 अलग अलग रीजन थे। सिंगबम रीजन था, सिंगबम रीजन, ये तुम्हारा रीजन था, कौन सा रीजन था, ये धारवाड़ रीजन था। और ये एक दूसरे से टकराए, ठीक है। और दो को जे अभी हम तुम्हें जनरली ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये अभी तुम दिमाग में मत रखो। ये हमसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तुम्हारा क्या विंध्यान है, वो विंध्यान एक्चुअली में ब्लॉक माउंटेन है कि ब्लॉक माउंटेन है कि फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। वो क्या है, वो एक्चुअली साइंटिस्ट को पता होगा एक्चुअली में क्या है। तो कई लोग बोलते हैं कि वो फोल्ड माउंटेन है क्योंकि बहुत पहले बना हुआ है इस रीजन की वजह से, ठीक है। और जनरली क्या होता है, वैली जब बनती है, जब फोल्टिंग होती है, उसके एक साइड अपलिफ्टेड पार्ट होता है, दूसरी साइड अपलिफ्टेड पार्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन होते हैं। ब्लॉक माउंटेन समझ में आया? कोई तुमसे बोले ब्लॉक माउंटेन क्या है, तो तुम बता देना ब्लॉक माउंटेन ट्रू माउंटेन नहीं रहते। ट्रू माउंटेन क्यों नहीं होते? क्योंकि वो खुद से अपलिफ्टेड नहीं हुए। वो क्या हुआ है कि जब डाइवर्जेंट हुआ दो प्लेट का, तो जो पहले एक पूरा लैंडफॉर्म था, ऐसा लैंडफॉर्म था, ठीक है। अब मान लो ये तुम्हारी जमीन है, ये ऐसी जमीन है, एक टाइम हो कि ये जमीन 60 70 50 फुट गहरी हो जाए और एक पार्ट वहां खिसक जाए, एक पार्ट वहां खिसक जाए, बीच में शहर बच जाए, तो तुम्हें यही दिखेगा ना कि ये बगल में जो बसा हुआ है ये तो माउंटेन है? लेकिन वो एक्चुअली माउंटेन थोड़ी ना है। समझ में आ रहा है? तो इसको कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। एक बेस्ट एग्जांपल है ब्लैक माउंटेन का, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, ठीक है। तो एग्जांपल है तुम्हारा ब्लैक फॉरेस्ट। एक और एग्जांपल है, सबसे बढ़िया एग्जांपल है तुम्हारा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कौन सा माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना बताना था कि जब ये डाइवर्जेंट होता है तो जनरली रिजेस बनती हैं, और क्या बनेंगी, वैलीज बनेंगी, ठीक है। रिफ्ट वैली का नाम सुना है? नर्मदा वैली है तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये बनी कैसे है? ये डाइवर्जेंट की वजह से बनी हुई है। तो हमने सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक में देखा, क्या देखा कि माउंटेन सबसे पहले होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट की वजह से कितने लैंडफॉर्म बन रहा है, जैसे रिजेस बनी। रिजेस क्या होती है? रिजेस जनरली तुम लोग हिंदी में देख लेना क्या होती है। रिजेस क्या होती है जनरली, जैसे ओशियन है, ओशियन में दो प्लेट फटी, आप एक इधर भागी इधर भागी, तो ऑब्वियसली बात है एक प्लेट यहां से भागी तो नीचे से मोल्टन लावा निकलेगा, तो लावा इकट्ठा होता जाएगा, जमता जाएगा, ऐसे एक एक प्लेट्यू टाइप का बन जाएगा। जैसे कि अपने कॉन्टिनेंट में जो प्लेट्यू होता है, वैसे ही ओशियन में जब आप देखोगे तो उन्हें रिजेस बोलते हैं। भाई रिजेस ऊपर उठते 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 और रीजन बढ़ता जाता है, तो जब वो दिखने लगे ऊपर से तो उन्हें क्या बोल दोगे तुम? आइलैंड्स, आर्किप्लागोस। तुमने आइलैंड देखे? जैसे तुम्हारा मालदीव हो गया, मालदीव अलग है, मालदीव कोरल से बना हुआ है। तुम्हारा ये वाला आइलैंड देखो तुम, इंडोनेशिया के जो आइलैंड है, फिलीपींस के जो आइलैंड है, तुम्हारे जापान के जो आइलैंड है, ये ऐसे आइलैंड्स बनते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे तो क्या हो गए, रिजेस बनते हैं। अगर ऊपर उठ गए तो नहीं को तुम आइलैंड बोल दो। और इसका एग्जाम्पल क्या लिखना है? मिड एटलांटिक रिजेस लिख लो, मिड एटलांटिक रिज। एटलांटिक पता है? दो प्लेट खिसकी हैं, एक प्लेट है नॉर्थ अमेरिका, एक प्लेट
यूरेशियन प्लेट ऐसी साइड हो गई। अरे ये तुम्हें पता है यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में कितनी कंट्री आती हैं? एक आती कनाडा, एक आती यूएसए और एक आता है मैक्सिको। इस साइड है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट में तुम्हारा ये यूरोप बसा हुआ है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या है, ये ओशियन है। उस ओशियन का क्या नाम है? एटलांटिक ओशियन। एटलांटिक ओशियन है। अब ये एटलांटिक ओशियन में ये प्लेट जो है, यूरेशियन प्लेट जो है, वो ऐसी भाग रही है, ये ऐसी भाग रही है, ठीक है। मतलब ये इस तरह से, तो दो प्लेट ऐसी ऐसी भागी, तो बीच में क्या होगा, एक गैप बनेगा। गैप क्या बनेगा, ये इतना गैप बना कि जमीन के नीचे से यहाँ पे लावा बाहर आ गया, समुद्र के अंदर लावा बना हुआ है। मतलब एक रिजेस बन गई पूरी की पूरी। समझ में आ गया रिजेस क्या होती है? तो ये है मिड एटलांटिक रिजेस। और अब एक समय अगर ऐसा आता है कि ये एक्टिव रही और लावा डिपोजिट होता गया, तो एक दिन इस पूरे रीजन में, हाँ कुछ ऐसे रीजन भी हैं इस रिजेस में, तुम्हें सेंट हेलिना का नाम सुना है तुम्हें? सेंट हेलिना आइलैंड है यहाँ तुम्हें एटलांटिक में। शायद ये वही रीजन है जहां पे नेपोलियन को अज्ञातवास में रखा गया था आखिरी टाइम में। वाटरलू की जब 1813 के टाइम में जब वाटरलू का वॉर हुआ था, नेपोलियन का नाम सुना है कि नहीं सुना है? तो नेपोलियन जब हारा था, तो वो बैटल ऑफ वाटरलू में हारा था वो, तो उसको मारा नहीं गया था। उसको क्या किया, इसको एक आइलैंड में भेज दिया था, शायद सेंट हेलिना ही आइलैंड है, ठीक है। तो वही चीजें हैं जो अगर और ऊपर आता जाएगा तो वो आइलैंड के फॉर्म में निकलेगा। नहीं समझ में आ रहा? अरे यार, एक बाल्टी रखो, बाल्टी में एक गुम्मा रखो, दो गुम्मा रखो, तीन गुम्मा रखो, तो पानी जितना डिस्प्लेस होगा, एक समय ऐसा आएगा कि पानी भी रहेगा और तुम्हारा गुम्मा एक चढ़ते चढ़ते ऊपर आ जाएगा एक गुम्मा। तो जो गुम्मा ऊपर आ गया उस पर तुम बैठ भी सकते हो, तो वही आइलैंड हो गया। और अगर वो जमीन के पानी के नीचे रहा तो उसे रिजेस बोलेंगे, बात खत्म। इसी को हम मिड एटलांटिक रिज बोलते हैं, मिड एटलांटिक रिज। ये सबसे पहली चीज हो गई डाइवर्जन। अब डाइवर्जन से हमने क्या क्या देख लिया, रिजेस होती हैं, आइलैंड होते हैं। आइलैंड में कौन सा देख लिया, सेंट हेलिना आइलैंड। दूसरा हमने इससे देखा डाइवर्जन से और क्या बनता, वैलीज बनती हैं वैली। तो वैली में एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, तुम्हारा नर्मदा वैली, अब वैली बनेगी कि नहीं बनेगी भाई? ये बताओ, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, पूरा एक लैंड फॉर्म था, ठीक है। लेकिन दो प्लेट का बीच में ये लैंड फॉर्म बना हुआ है, ऊपर तो पता नहीं चलता, नीचे से पता चलेगा। तो ये दो प्लेट है। अब क्या हुआ, प्लेट टेक्टोनिक उसमें एक्टिव हो गई, तो एक प्लेट इस साइड जा रही है, एक प्लेट इस साइड जा रही है, तो बीच में क्या होगा, एक गड्ढा बन जाएगा कि नहीं? उसी को क्या बोलते हैं, वैली। तो जो रिफ्ट वैली बोलते हैं उसको, वैली नहीं बोलते हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जो नर्मदा रिफ्ट वैली है उसका पूरा नाम है नर्मदा रिफ्ट वैली। और सिर्फ नर्मदा रिफ्ट वैली की वजह से नर्मदा नदी बहती है कौन सी साइड बहती है, ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती है नर्मदा वैली की वजह से। तापी भी बहती है, तो इस वजह से बहती है। एक और एग्जाम्पल है इसका, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। एटलस है क्या किसी के पास? है एटलस तुम्हारे पास है क्या एटलस? ये जो रिफ्ट वैली बनी है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये इसी की वजह से बनी है।
तो हमने देखा कि डाइवर्जेंट की वजह से कितनी चीजें बन रही हैं। एक ब्लॉक माउंटेन बन रहा है, तीसरी चीज कौन सी चीज बन रही है? ब्लॉक माउंटेन। तीसरी चीज बन रही ब्लॉक माउंटेन। इसका एग्जाम्पल अभी अपन तुम जनरली लिख लो, अभी सतपुरा और तुम्हारा ब्लैक फॉरेस्ट। जर्मनी। ये हो गए तुम्हारे काय की वजह से बने हैं? डाइवर्जेंट की वजह से बने हैं। कितने? रिजेस, आइलैंड, वैलीज, रिफ्ट वैलीज और ब्लॉक माउंटेन। इतनी सारी चीजें तुम्हारी किस चीज से बनी है? डाइवर्जेंट की वजह से। अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंट। देखो यहाँ पे कुछ जो नीचे का जो कन्वेंशन सेल है, यहाँ का जो कन्वेंशन सेल है, वो जब आपस में क्या होते हैं? कोलाइड करते हैं। तो ये क्या कर रहा है? यहाँ की लैंडफॉर्म यहाँ लेके जा रहा है, यहाँ की लैंडफॉर्म यहाँ आ रही है। तो ये जो लैंडफॉर्म है वो क्या हो रही है? अब टकरा रही है। तो दोनों टाइप की लैंडफॉर्म हो सकती है। ओशियन की भी क्रस्ट, ओशियन का भी लैंडफॉर्म हो सकता है और कॉन्टिनेंट का भी लैंडफॉर्म हो सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या देख लिया? डाइवर्जेंट। इसकी वजह से हमने देखी रिजेस, आइलैंड, और बहुत सारी रिफ्ट वैलीज हैं। ऐसा नहीं है, रिफ्ट वैली बहुत सारी है। अभी तुम ये समझ लो ग्रेट हिमालयन रिफ्ट वैली। अब एक चीज बताओ, कोई भी चीज डाइवर्जेंट हो रही है, ठीक है, तो हमें ये पता है कि लावा निकलेगा अंदर से, ठीक है। और कोई प्लेट, जब दो प्लेट आपस में ऐसी थी, जुड़ी हुई थी, और जब वो हिलेंगी तो उससे एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी? होगी। एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो उससे क्या होगा? अर्थक्वेक आएगा कि नहीं आएगा? अर्थक्वेक होता क्या है? अर्थक्वेक क्या होता है बताओ? अर्थक्वेक होता है, ऐसे लग रहा है, क्या लग रहा है? स्टैचू बैठे हुए हैं। तो इससे इफेक्ट क्या होंगे? पहला इफेक्ट होगा वोल्केनो का। कौन सा वोल्केनो? जनरली यहाँ पे वोल्केनो आएगा हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट वोल्केनो। और हॉट स्पॉट वोल्केनो की खास बात ये होती है कि यहाँ से जो भी लावा निकलता है वो बहुत स्मूथली, धीरे धीरे निकलता है, जेंटली निकलता है, ठीक है, एकदम से ब्लास्ट नहीं होता ये, ठीक है, आराम आराम से निकलता है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होती है? अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। जब दो प्लेट्स होंगी आपस में जुड़ी थी, वो जुड़ी क्या थी? मतलब अभी फिलहाल में तो जुड़ी ही थी, फिर वो जब नीचे कन्वेंशन सेल है, जब वो इस साइड भागा, एक कन्वर्जन सेल इस साइड भागा, तो दोनों साइड ये प्लेट हिलेंगी, और हिलेंगी तो एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो वेव्स के फॉर्म में जाती है। उन दो वेव्स होती है, एक एस वेव, एक पी वेव्स।
और वही एस वेव और पी वेव जो जाती हैं उन्हीं की वजह से क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो तुम्हारा ये अर्थक्वेक हो गया। तो वहां पे वोल्केनो और अर्थक्वेक जनरली होते हैं जहां पे क्या होता है, ये चीज होती है, ये सारी चीजें। तो ये हो गया तुम्हारा डाइवर्जेंट प्लेट की वजह से बनने वाले लैंडफॉर्म और उनसे होने वाले इफेक्ट। ठीक है, और एक चीज और क्या होती है, इससे वोल्केनो होंगे, अर्थक्वेक आएगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमन पर्सपेक्टिव में, तो इस चीज की वजह से जो सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, यहाँ पे मिनरल्स का क्या होता है, मिनरल्स मिलते हैं, मिनरल का डिकम्पोजिशन मतलब डिपोजिशन होता है, मिनरल्स डिपोजिशन। तो यहाँ पे ज्यादातर तुम्हें गोल्ड मिल जाएंगे, तुम्हें आयरन मिल जाएगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा, तो बहुत सारे और भी बहुत दुनिया भर के मिनरल्स हैं जो मिलते रहते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें यहाँ पे होती हैं। तो जहां जहां डाइवर्जेंट होगा वहां वहां पे आपकी ये लैंडफॉर्म बनेंगे और ये इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा एक प्लेट का काम, जो कि कौन सी थी, डाइवर्जेंट। अब इसके बाद आता है कौन सा प्लेट, कन्वर्जेंट प्लेट। अब कन्वर्जेंट प्लेट का जब दो प्लेट आपस में ऐसे टकराएंगी, ठीक है, तो दो अलग अलग प्लेट होती है। यहाँ तो जनरली चाहे ओशियन प्लेट निपटे, लेकिन यहाँ पे मान लो दो प्लेट है, एक ओशियन प्लेट है, ओ मतलब ओशियन, और एक हो सकता है ओशियन, एक हो सकता है ओशियन कॉन्टिनेंट, और एक हो सकता है कॉन्टिनेंट, और दूसरी भी हो सकती है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। तीन टाइप की प्लेट हो सकती हैं, एक ओशियन क्रस्ट होगा, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये तीन टाइप की हमारे लैंड जनरली कन्वर्जन, अलग अलग रीजन में अलग अलग इफेक्ट होंगे। ठीक है, जब ये प्लेट टकराती हैं तो सबसे पहले मान लो कि जब दो ओशियन एक प्लेट टकराएंगी, ठीक है, तो जब ओशियन प्लेट टकराएंगी तो क्या होगा कि जो बल्कि वाली, जो भारी वाली ओशियन एक प्लेट होगी, वो क्या हो जाएगी, सबडक्ट हो जाती है। मान लो कि इसमें से ये O1 है, ये O2 है, ये वाली भारी है, ये क्या है, हैवी है, ये थोड़ी लाइट है। दो प्लेट हैं, अब उनका होगा कुछ ना कुछ वेट, तो ये वाली प्लेट क्या होगी, सबडक्ट हो जाएगी, तो इसके नीचे चली जाएगी, और ये क्या होगी, इसके ऊपर चढ़ जाएगी। अब ये कहां पहुंच गई, ये पहुंच गई मोल्टन, नीचे क्या है, ये लिथोस्फीयर है, नीचे क्या है, एस्टेनोस्फीयर, ये क्या है, मोल्टन लावा। तो ये क्या होगी, ये भी तो रॉक है, तो ये भी क्या होगी, हाई टेम्परेचर में, प्रेशर में पिघल जाएगी, पिघलेगी। अब इतना सारा मोल्टन कहीं ना कहीं तो बाहर निकलेगा, तो वो यहां से बाहर निकलेगा, इसमें प्रेशर डालेगा, और धीरे धीरे प्रेशर पड़ते 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 ये फटेगा, इसको फाड़ते हुए निकलेगा। तो यहाँ एक क्या होगा, बहुत हैवी लेवल का क्या होगा, वोल्केनो। समझ में आया? तो ये हैवी लेवल का वोल्केनो होता है। यही जनरली कहाँ पे होता है, ऐसा ही ओशियन और कॉन्टिनेंट प्लेट होती है। तो ओशियन कॉन्टिनेंट प्लेट में भी क्या होता है, ओशियनिक प्लेट जो होती है वो सबडक्ट हो जाती है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होती है, वो उसके ऊपर आ जाती है। तो इसकी वजह से फिर पिघलेगा और बाहर निकलेगा लावा, और फाड़ते हुए बाहर निकलता है। तो इसकी वजह से जो वोल्केनो आते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव वोल्केनो होते हैं, बहुत ही ज्यादा कैटास्ट्रोफिक, मतलब जिन्हें हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा तबाही लाने वाले वोल्केनो होते हैं।
ठीक है, समझ में आया? ओशियन वाली ठीक है, ये ओशियन कॉन्टिनेंट वाली प्लेट है। तो इनमें भी वही होगा, ये पिघलेगा और ये चीज बाहर निकलेगी, और जो वोल्केनो निकलेगा वो फाड़ते हुए इस चीज को बाहर निकालता है। ठीक है, और जब ये चीज फाड़ते हुए निकलेगी तो यहाँ के जो वोल्केनो होंगे वो कितने खतरनाक वोल्केनो होंगे। तो ये जो ये तुम्हारा एग्जाम्पल जैसे हम माउंट फिजी है, ये जापान का है। ऐसे बहुत सारे हैं तुम्हारे, अब नाम हमें याद नहीं है। फिलीपींस में है बहुत सारे, तुम्हारे इंडोनेशिया में माउंट, वो देख लेना एग्जाम्पल्स। लेकिन जो इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, और तुम्हारे जापान में, ये सारे के सारे जितने भी जो वोल्केनो निकलते हैं वो ऐसे ही एक्सटेंसिव, मतलब कैटास्ट्रोफिक वोल्केनो निकलते हैं, ये रीजन है। अब ये वोल्केनो से जो चीज निकलती है ये बहुत ऊपर तक फैलती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये फिर एक्यूमुलेट होते 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 इससे क्या बने, आइलैंड बने। जब ये चीज, जब यहाँ से निकलेगा कोई चीज और फिर समुद्र से बाहर निकलेगी वो चीज, तो उससे क्या बनेंगे, आइलैंड जो दिखने लगे। और इन्हीं आइलैंड की वजह से, कौन से आइलैंड जो आज के फॉर्म में जो आइलैंड उभर के आए हैं उन्हें क्या आइलैंड बोल, कौन से आइलैंड है, उन्हें कहते हैं इंडोनेशियन आइलैंड। तुम्हारे फिलीपींस के जो आइलैंड्स हैं, तुम्हारे जापान का जो आइलैंड है, वो पूरा का पूरा क्या है, इसकी वजह से बना हुआ है। और ये ओशियनिक प्लेट कौन सी है, इसे कहते हैं पैसिफिक प्लेट। ये पैसिफिक प्लेट है। ये वाली जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो कौन सी प्लेट है, वो है तुम्हारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, तो तुम्हारे ये जो भी ये अलग अलग आइलैंड्स हैं, अलग अलग आइलैंड्स हैं, अलग अलग उनको बनाने का तरीका है, अलग अलग बनने का तरीका है। ठीक है, समझ में आया? तो इस रीजन को तुम देखते हो कि इस पूरे रीजन को क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग बोलते हैं कि अर्थक्वेक वहां पे बहुत ज्यादा भयानक आते हैं। अब कोई भी चीज तुम्हें बताओ, कोई चीज दूर जाएगी तो वहां पे अर्थक्वेक आएगा, एक सीमित तक आएगा, ज्यादा खतरनाक नहीं आएगा। जैसे कोई चीज दूर जा रही है, ठीक है, पहले जुड़ी हुई थी, लेकिन दो आपस में, तुम्हें बताओ, दो आपस में जैसे दो गाड़ियां हैं चिपकी हुई हैं, ठीक है, उन्हें अलग अलग करो तो थोड़ी सी, मतलब थोड़ी बहुत जो भी लगता है लगेगा, मतलब ठीक है बाहर हो जाएंगी। लेकिन दो गाड़ियां जब आपस में टकराती हैं तो कितना भयंकर एक्सीडेंट होता है, तो कितना भयंकर अर्थक्वेक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए इस पूरे रीजन में अर्थक्वेक, बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आते हैं, और बहुत ही खतरनाक क्या आते हैं, वोल्केनो। समझ में आया? और ठीक है, तो ये चीज है, ये तुम्हारा कन्वर्जेंट प्लेट है, जब ओशियन 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 कॉन्टिनेंट प्लेट टकराते हैं। और क्या क्या हो जगह ऐसी चीजें हो सकती हैं। ये तो हो गया हमारा पैसिफिक प्लेट का जो हमने जनरली बताया। एक और जगह होता है जहां ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकरा रही है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ मिलेगा, ये है तुम्हारा ये तुम्हारा है नॉर्थ अमेरिका। मान लो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये मान लो साउथ अमेरिका है, ठीक है। यहाँ पे एक तो यहाँ पे और यहाँ पे दो प्लेट हैं, कौन सी प्लेट है,
यहाँ की प्लेट का नाम है नाजका प्लेट, और यहाँ की प्लेट का शायद नाम है कोकोआ प्लेट था ना, कोको, नाम सुना है क्या? देख लेना ये कोकोआ कौन सी प्लेट है, ये प्लेट है लेकिन ये मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन ये प्लेट है। ठीक है, ये कौन सी प्लेट है? ओशियनिक प्लेट। ठीक है, और ये भी ओशियनिक प्लेट है, नाजका प्लेट। ये दो प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जब ये टकराई तो इसकी वजह से वही प्रोसेस क्या हुआ, ये चीज गई, ओशियनिक प्लेट थी वो नीचे गई, और ये क्या हुआ, बाहर तुम्हारा वोल्केनो निकला। वोल्केनो की वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ी वो बनी है, क्या बनी है, एक माउंटेन रेंज। इस माउंटेन रेंज का नाम है एंडीज माउंटेन। प्रोसेस वही है। ऐसे ही ये कोकोआ प्लेट है। अब कोकोआ है कौन सी प्लेट है मुझे याद नहीं आ रही, देख लेना, यहाँ हम देख के बता देंगे। और यहाँ पे एक माउंटेन बना हुआ है जिसको माउंटेन को बोलते हैं रॉकीज माउंटेन। ये दोनों की दोनों अभी नए के नए माउंटेन है और फोल्ड माउंटेन है, मतलब एक्चुअली ये उठे हैं, अपलिफ्टेड हुए हैं। और जो अपलिफ्टेड माउंटेन है वो हम क्या कहेंगे, ये फोल्ड माउंटेन है दोनों के दोनों। ठीक है, अपलिफ्टेड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन मतलब जो ट्रू माउंटेन होते हैं। ठीक है, इन्हें फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। ऐसा ही तुम्हारा यहाँ पे यहाँ पे तुम देखोगे तो तुम्हें अफ्रीका मिलेगा। ठीक है, मान लो अफ्रीका है। और ये क्या है, ये बीच में क्या है, मेडिटेरियन। और यहाँ पे क्या है, यूरोप। ठीक है, तो क्या होता है, जे वाली प्लेट और जे वाली प्लेट दोनों क्या चल रही हैं, एक दूसरे को दबा रही हैं। तो ये मेडिटेरियन है, ये कौन सी प्लेट है, ओशियनिक प्लेट। ये तुम्हारी कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये यूरोप मतलब यूरेशियन प्लेट। तो इसके बीच में जो बनता है ओशियनिक प्लेट, ये दोनों क्या हो रही, कोलाइड हो रही हैं। तो इसकी वजह से जो माउंटेन बना है उसे कहते हैं अल्प माउंटेन। और यहाँ पे इसकी और इसकी वजह से जो माउंटेन बना है उसको कहते हैं एटलस माउंटेन। देखो वहां पे होगा अफ्रीका के उसमें। और यहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि मेडिटेरियन प्लेट देखो तुम, दो प्लेटों के बीच में क्या हो रहा है, फंस गई है, और वो क्या हो गया, क्रश हो गई है, चिप्स में बन गई है वो, वैसे दब पिछली बन गई उसकी। और पिछली बनने की वजह से क्या होगा, वो तो पूरी की पूरी प्लेट है, और जब प्लेट में घर्षण होगा वो पिछली बनेगी, तो यहाँ पे क्या होंगे, अर्थक्वेक आएंगे, वोल्केनो आएंगे। तो यहीं पे तुम्हारा इटली है, और इटली में तुम्हारे वेसुवियस जो तुम्हारा वोल्केनो है वो आता है। और भी बहुत सारे हैं, वो एक स्टॉर्म है शायद, अब वो बहुत सारे हैं, यहाँ पे देख लेना, बहुत सारे वो है। ठीक है, तो ये रीजन है इसके। तो ये वाला रीजन भी क्या है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, किस चीज के लिए, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये किस चीज के लिए एक्टिव है, और ये वाला रीजन किस चीज के लिए एक्टिव है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अर्थक्वेक और वोल्केनो आते रहते हैं। अगला रीजन कौन सा था, ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन वाला। पैसिफिक ओशियन वाली जो पूरी प्लेट है वो क्या है, वहां पे भी सबसे ज्यादा क्या आते हैं, वोल्केनो आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, उन्हीं को तुम बोलते हो रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर कहां से शुरू होता है, ये रिंग ऑफ फायर यहाँ से चलते 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 चलते
पूरा का पूरा जापान वापान सब इसमें कवर हो जाते हैं। ये पूरा जहां जहां पैसिफिक ओशियन फैला हुआ है इस पूरे रीजन को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। क्यों रिंग ऑफ फायर है? क्यों? क्योंकि वो रिंग की तरह गोल जैसा मान लो शेप है। और फायर क्यों? क्योंकि वहां पे अर्थक्वेक और वोल्केनो बहुत ज्यादा आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहां पे डाइवर्जेंट प्लेट होती है। डाइवर्जेंट प्लेट, दो प्लेट टकराती हैं, उसकी वजह से वहां पे कॉलिजन होता है। कॉलिजन की वजह से वहां पे वोल्केनो आएंगे। वोल्केनो क्यों आते हैं? वोल्केनो इसलिए आते हैं क्योंकि ओशियन को कॉन्टिनेंट प्लेट टकराती है। अगर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट टकराती तो वहां पे वोल्केनो नहीं बनते, क्योंकि वो धंसती नहीं है एक दूसरे में। वो धंसती नहीं है मतलब एक सबडक्ट नहीं करती। ओशियन को कॉन्टिनेंट प्लेट में एक सबडक्ट कर जाती, इसलिए वहां पे वोल्केनो आते हैं। समझ में आया? आ गया समझ में? तो इससे बनने वाले जो लैंड तीन टाइप के हैं। तो अभी हमने देखा ओशियन 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 कॉन्टिनेंट, अब हमें देखना कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। और इससे बनने वाले जो लैंडफॉर्म और माउंटेन है वो हमने देख लिए। अब आते हैं कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट। जब ये दो प्लेट आपस में क्या होती है, कोलाइड करती है, कोलिजन होता है इन दोनों प्लेटों का, तो क्या होता है, ये इसका एक पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? जब दो कॉन्टिनेंट प्लेट होती है तो इनके बीच में जो समुद्र पड़ता है, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है भाई, दो प्लेट आ रही हैं, बीच में कुछ ना कुछ तो होगा। तो बीच में क्या जनरली समुद्र होगा। समुद्र होगा तो समुद्र का धीरे 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 पास आती जाएंगी। तो समुद्र का जो सेडिमेंट है, सेडिमेंट होता है, हर एक समुद्र में सेडिमेंट होता है, सब जगह सेडिमेंट होता है। इस कॉन्टिनेंट का भी कुछ सेडिमेंट यहाँ जाएगा, इस कॉन्टिनेंट का भी कुछ सेडिमेंट जाएगा, ठीक है। और ये सेडिमेंट धीरे धीरे जब ये आपस में आएंगी तो तुम ये बताओ, यहाँ पे जगह बंद है और दो आपस में आती जाएंगी तो ऊपर की चीज ऊपर आती जाएगी कि नहीं? तो ये ऊपर आती जाती है, ऊपर आती जाती है, ऊपर आती जाती है, और ये बन जाता है एक माउंटेन। और इसी को तुम बोलते हो हिमालय। हिमालय है, एक ही जगह नहीं है, और भी माउंटेन है ऐसे। एक अपलाचियन माउंटेन है, अपलाचियन माउंटेन। ये कहाँ पे अपलाचियन माउंटेन? ये है तुम्हारा अमेरिका में, यूएसए में। यहाँ पे अपलाचियन माउंटेन, ये समझ लो कि तुम ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन जैसे तुम अरावली है, अरावली में क्या थी, दो, अरावली कैसे बनी? ये इंडिया प्लेट थी, ये इंडिया था। ये जब इंडिया, तुम जहां पे अभी इंडिया देखते हो, ये इंडिया यहाँ नहीं थी पहले, ये थी अफ्रीका के, जहां अफ्रीका है वहां पे थी पहले। तो इंडिया, ये पूरी इंडिया नहीं थी पहले, पहले ये टुकड़ों में थे, वो आपस में टकरा गए, ठीक है, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे। तो एक एक पार्ट ए था, एक पार्ट ए था, एक पार्ट ए था, ये तीन पार्ट टकराए। तो यहाँ की वजह से, दो पार्ट टकराने की वजह से एक चीज बनी, क्या बोलते हैं इसको, अरावली। तो अरावली कौन से टाइम बनी? ये बनी गोंडवाना टाइम में, ठीक है, जब 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 हम अलग हो रहे थे उससे भी पहले बनी हुई है। कैम्बियन प्लेट, प्री कैम्ब्रियन टाइम होता है, बहुत सारे पहले अलग अलग टाइम होते हैं, ठीक है। तो ये चीज बनी है, ठीक है, जब ये चीजें टकरा रही थी। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, पूछता है यूपीएससी, या पूछे तो कि कौन सा जैसे कौन सा रीजन कब बना, तो हिमालय तो बहुत बाद में बना हुआ है, ठीक है, अरावली बहुत पहले बना हुआ है, ठीक है। अरावली, ईस्टर्न घाट जो है, वो ईस्टर्न घाट जो यहाँ पे बना हुआ है, ये भी क्या है, फोल्ड माउंटेन है। ये भी किस चीज के वजह से बना है? इन चीजों की वजह से, टकराने मकराने की वजह से बना हुआ है।
लेकिन जो वेस्टर्न घाट है वो क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है। और वेस्टर्न घाट अभी बना ही नहीं है, वेस्टर्न घाट बना है हिमालय के टाइम, हिमालय बनने से थोड़े से पहले, समझ में आया। ईस्टर्न घाट जो है वो, ईस्टर्न घाट देखते हो तुम, घुल गया पूरा, अब कुछ बचा नहीं है। वेस्टर्न घाट अभी भी उठा हुआ है, ठीक है। ईस्टर्न घाट भी क्या, फोल्ड माउंटेन है, ये इसी वजह से बना है, ये इसी वजह से बना है। तो जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, जो अब वो उठते नहीं है, अब वो बल्कि क्या होता है, उनका घिसना शुरू हो रहा है। अरावली क्या है, घिसना शुरू हो रहा है उसका। ऐसे ही कौन से माउंटेन है जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, एक तो अरावली है, अरावली हो गया तुम्हारा, ईस्टर्न घाट हो गया। ये ध्यान रख लेना है टाइमलाइन, क्योंकि ये बहुत पहले बना हुआ है, ठीक है। ईस्टर्न घाट हो गया, अरावली हो गया तुम्हारा, एक तुम्हारा यूरल माउंटेन है, यूराल माउंटेन, ठीक है। ये कहाँ पे है, यूरोप में। ये जनरली तुम्हारा जो रसिया है, रसिया को हम जनरली बोलते हैं कि कुछ पार्ट एशिया में, कुछ पार्ट यूरोप में है, तो उसकी जो बाउंड्री है वो यूरल माउंटेन है, ठीक है। जैसे जे रसिया है, तो रसिया के ये बीच में तुम्हारा यूराल माउंटेन है, तो इस साइड क्या पड़ता है इसका, ईस्ट, ईस्ट ईस्ट पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं एशिया में है। और इस साइड हम बोलते हैं ये यूरोप में है, वेस्ट। तो इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है, कहाँ से डिवाइड करते हैं, यूराल माउंटेन से करते हैं, ठीक है। तो ये यूराल माउंटेन है। अपलाचियन माउंटेन, अपलाचियन माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपलाचियन माउंटेन में तुम्हारा कोल मिलता है। कौन सा कोल मिलता है, ऐसा वैसा कोल नहीं मिलता, यहाँ मिलता है कोल एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोल मिलता है। एंथ्रासाइट कोल क्या होता है, हाईएस्ट क्वालिटी का कोल होता है, जिसमें मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम नहीं, मतलब मेजोरिटी 90% के लगभग इसमें कोल होता है। तो इसमें जब हम इसे जलाते हैं तो फ्लेम ज्यादा निकलती है, गैसेस कम, मतलब एसएस इसमें कम है, पानी इसमें कम है, मॉइस्चर इसमें कम है, सल्फर इसमें कम है। तो इस चीज का यूज, इस एंथ्रासाइट कोल का यूज सबसे बेस्ट किस चीज में होता है, तो एनर्जी में। एनर्जी में भी आप इसका यूज कर सकते हो, अच्छी एनर्जी जनरेट होती है, इससे आप स्टील बना सकते हो, स्टील के लिए यूज होता है, जिसमें हम कोकिंग कोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इंडिया में एंथ्रासाइट कहाँ मिलता है, इंडिया में एंथ्रासाइट कहाँ मिलता है, अभी अभी मिलना शुरू हुआ है जनरली, मतलब अभी अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है। हमारे यहाँ एंथ्रासाइट कोल है, वहां पे, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के लगभग हिमालय में। क्या समझ में आ गया है? तो ये तुम्हें अरावली पता चल गई होगी, ईस्टर्न घाट तुम्हें पता चल गया होगा, यूराल माउंटेन, अपलाचियन माउंटेन, ये सारी चीजें पता चल गई होंगी, ठीक है। तो अब हमें ये भी पता चल गया हिमालय कैसे बना जनरली, अभी तो फिलहाल में इतना पता चल गया। ये सारे के सारे इसी चीज से हमारे माउंटेन वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हमने ये सारी की सारी 2-3 चीजें पढ़ ली हैं। अब इसका जो लास्ट प्लेट टेक्टोनिक की जो एक प्लेट बचती है, अब यहाँ पे देखो इसके यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट होंगे, यहाँ के तो हमें पता चल गया कि इफेक्ट होंगे। कौन कौन से इफेक्ट होंगे यहाँ पे, इफेक्ट आएंगे, वोल्केनो आएंगे। और वोल्केनो कोई छोटे मोटे वोल्केनो नहीं आएंगे, हैवी खतरनाक वोल्केनो बनेंगे यहाँ पे। और यहाँ के जो वोल्केनो बनते हैं वो जनरली कंपोजिट वोल्केनो बनते हैं। 3 टाइप के वोल्केनो होते हैं कि नहीं होते हैं, एक कंपोजिट होता है, एक सील्ड वोल्केनो होता है कि नहीं होता है, एक और होता है वो क्या नाम था, कार्डरा, सिंडर, पता नहीं क्या नाम है, तीसरा नाम का भी कोई वोल्केनो होता है, ये नाम कोई नहीं पूछता है, जनरली पता होना चाहिए, कंपोजिट वोल्केनो, ठीक है। ये खतरनाक वोल्केनो होता है। यहाँ पे कॉन्टिनेंट की जो प्लेट होती है जनरली, तो ये 2 प्लेटें आपस में टकराएंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, अर्थक्वेक आते हैं। वोल्केनो के लिए यहाँ पे कुछ धंसता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। तो तुमने देखा होगा हिमालय के टाइम में तुम्हें अर्थक्वेक मिलते हैं, वोल्केनो नहीं मिलते, ठीक है। समझ में आया?
लेकिन अभी हम तुम्हें हिमालय बताएंगे, तब तुम्हें बताएंगे कि हिमालय के बनने से पहले जब यूरेशियन प्लेट थी और यहाँ पे इंडियन प्लेट थी, तो जब बीच में एक समुद्र पड़ता था जिसे हम 33 सी बोलते थे, ठीक है। तो 33 सी और जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब ये टकरा रही थी, तो उसके पीछे क्या था, 33 सी का जो प्लेट थी वो सबडक्ट हो गई थी यूरेशियन प्लेट के प्लेट में, वो इंडियन प्लेट के नीचे, और इंडियन प्लेट के नीचे हुई तो उसमें सबसे वो एक एक तुम्हारे तुम्हारे काराकोरम रेंजेस बनी है वहां पे, ठीक है। तो काराकोरम जो है ना, ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ट्रांस हिमालय क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हिमालय जो वो बनी हुई है, वो हिमालय वो ट्रांस हिमालय जो बनी हुई है, जो काराकोरम, तो लद्दाख रेंज है, जस्कार रेंज है, ये सारी जो रेंजेस बनी है वो किस चीज की वजह से बनी है, वोल्कनो की वजह से बनी है। वो इन चीजों के लिए नहीं, इन चीज की वजह से नहीं बनी है। हिमालय क्या बना हुआ, ग्रेट हिमालय जो तुम्हारा बना हुआ है, तुम्हारा मिडिल हिमालय जो, ये सेडिमेंट के अपलिफ्ट से बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से अभी हम तुम्हें बताएंगे ये चीज है, लेकिन वो चीज अलग बनी है। उसी टाइम पे तुम्हारा एक चीज और बनी थी जिसे हम कहते हैं तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू भी किसकी वजह से बना है, वोल्कनो की वजह से। तो कोई तुम अभी अभी तुम्हारे दिमाग में सवाल अभी तो नहीं आ रहा होगा, अभी क्यों नहीं आ रहा होगा, अभी इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी इतनी चीजें तुम लोगों को पता नहीं है। पता होती तो तुम लोग अभी सवाल खड़ा होते करते कि तिब्बतन प्लेट्यू तो वोल्कनो से बना हुआ है, तो वहां वोल्कनो कैसे आए। काराकोरम जब तुम्हें एनसीईआरटी वगैरह में पढ़ते हो तो वहां पे ये सारी चीजें थोड़ी बहुत मिल जाए तो ये ठीक है। तो ये चीजें हैं कॉन्टिनेंट ये सारी चीजें यहाँ पे बनी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ के जो इफेक्ट मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट मिलते हैं यहाँ पे, इसमें कॉन्टिनेंट में यहाँ पे मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा आते हैं अर्थक्वेक, यहाँ आते हैं अर्थक्वेक। और जब अर्थक्वेक आएंगे, ऑब्वियसली बात है, माउंटेन रेंजेस पे जब अर्थक्वेक आते हैं तो वहां पे क्या होगा, लैंडस्लाइड होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे तुम्हें लैंडस्लाइड मिलते हैं, और ये बहुत पोरस रीजन होता है, इसलिए हिमालय के जो रीजन्स हैं जनरली जो साइंटिस्ट वगैरह वगैरह होते हैं वो ये बोलते हैं कि वहां पे ज्यादा डेवलपमेंट मत करो, डेवलपमेंट मत करो, डेवलपमेंट मत करो, क्योंकि वहां की जो लैंड है एक तो सेडिमेंट से वो बनी हुई है, तो वहां पे बहुत पोरस लैंड है वो। दूसरे नंबर पे वहां पे क्या प्रॉब्लम है, वहां अर्थक्वेक आते रहते हैं, अर्थक्वेक आएंगे तो वहां पे क्या हो, जल्दी से जल्दी लैंडस्लाइड आ जाएंगे, लैंडस्लाइड आ जाएगा तो सब कुछ तबाह हो जाता है वहां पे। इसलिए बोलते हैं कि वहां पे इतना डेवलपमेंट मत करो, लेकिन हम डेवलपमेंट कितने भूखे हैं कि ना हमें पेड़ दिख रहे हैं, ना जानवर दिख रहे हैं, ना हमें अपने पेड़, ना अपना माउंटेन दिख रहा है, ना हमें कुछ दिख रहा है। जब सब नष्ट हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, तब हमें, और किसी का जा क्या रहा, किसी का कुछ नहीं जा रहा। जो आज से 100 साल वाली जो जनरेशन होगी, ठीक है, जो आज जो लूट रहे हैं उनके पोते जो लूट रहे हैं वो तो अमीर हो जाएंगे, जो अभी लुट रहे हैं, जो जमीनें जा रही हैं, जो जिनकी वो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, पानी बर्बाद हो रहा है, तो जो बचेंगे, बचे कुछ जो लोग होंगे, वो एक दूसरे की हत्या कर करके उनका खून पिएंगे। पानी होगा नहीं तो क्राइम बढ़ेंगे, और क्राइम बढ़ेंगे तो फिर पुलिस आर्मी यही काम करेगी बस, और ये सब लोग जितने होंगे वो सब नक्सलाइट बन जाएंगे। बन नहीं है वो तो आने वाले टाइम में। ये जो अभी जो कास्ट फास्ट चलता रहता है ना इस देश में, ये सब 100 साल बाद सब समाप्त हो जाएगा। 2 क्लासेस बचेंगी, एक बचेगी अमीर, अति अमीर, एक बचेगी अति गरीब। समझ में आया भाई। सब चीजें नेचर से आती हैं, पानी नेचर से आता है, हवा नेचर से आती है। जब ये चीजें सब बचेंगी ही नहीं तो क्या ही बचेगा, ये सब चीजें है। तो ये सारी चीजें हो गई अपनी। प्लेट टेक्टोनिक वाला पूरा पार्ट खत्म हो गया, तो उसके साथ साथ तुम्हारा वोल्केनो भी समाप्त हो गया, उसी के साथ तुम्हारी अर्थक्वेक भी समाप्त हो गई।
और तीसरा वाला जो हमने बताया था तुम्हें ट्रांसवर्स वाला, जहां पे दो प्लेट क्या कर रही हैं, एक दूसरे से ग्लाइड कर रही हैं, खिसक सी रही हैं, तो वहां से क्या बनते हैं, फॉल्ट बनते हैं। अब ये तुम्हारे लैंडफॉर्म जनरली जो एंडोजेनिक लैंडफॉर्म होते हैं वो जनरली खत्म हो गए, और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो ज्योग्राफी में आगे 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 हम देखते पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो वो सारी चीजें आती जाएंगी। ठीक है, लेकिन अभी मोटा मोटा जो हमें लैंडफॉर्म समझना था कि माउंटेन कैसे बनते हैं, आइलैंड कैसे बनते हैं, वैलीज कैसे बनते हैं, वो रिफ्ट वैलीज कैसे होती हैं, रिजेस कैसे होते हैं, क्या नहीं होते हैं, ये हमने समझ लिया। और यहाँ पे हमने कल भी बता दिया था ट्रेंचेस क्या होती हैं, ट्रेंचेस हमने बता दी थी कि ट्रेंचेस कैसे बनती हैं, मैरियाना ट्रेंच हो गई, कर्माडेक ट्रेंच हो गई, ये सारी चीजें हमने कल बता दी थी। तो ये जो मेजरली जो लैंडफॉर्म हो गए वो हो गए खत्म। अब पढ़ते हैं अपन एंडोजेनिक वो एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें में हमें देखो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें अपन प्रॉपरली पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, एंडोजेनिक। एंडोजेनिक से हमने ये चीज पता चल गई कि चीजें बन के ऐसे रही हैं। ठीक है, एंडोजेनिक से हमने मान लो माउंटेन बन गए, तुम्हारा प्लेट्यू बन गया। प्लेट्यू हमने समझ में आ गया क्या है प्लेट्यू, जैसे हमारा डेक्कन प्लेट्यू कैसे बना है, हॉट स्पॉट से, हॉट स्पॉट वोल्केनो से। ये जब तुम हिमालय पढ़ोगे ना, जब अपन इंडिया के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, प्रॉपर इंडिया के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, तब जाके हम तुम्हें वो बताएंगे कि डेक्कन प्लेट्यू बना कैसे। लेकिन अभी समझ लो हॉट स्पॉट से बना है। ऐसे ही हॉट स्पॉट में एक चीज और होती है, तुम्हारा एक येलोस्टोन जो यूएसए में है, ये हॉट स्पॉट वाले रीजन है, जो कभी भी एक्टिव हो जाते हो, कभी भी फटफटू जाएंगे और वहां से लावा बहना शुरू हो जाएगा। ये तुम्हारा प्लेट्यू बना। ठीक है, और क्या क्या बना था, ठीक है, ये आइलैंड बना, ये बहुत सारी चीजें अभी बनी है। अब क्या होगा, अब इसके बाद, क्योंकि अब ये सारी चीजें बन चुकी हैं, ये पृथ्वी पे आ चुकी हैं, तो ये सारी चीजें कहाँ पे आ गई हैं, पृथ्वी पे आ चुकी हैं, पृथ्वी पे आ गई है सारी चीजें। तो अब पृथ्वी पे आने के बाद तुम देखते हो, तुम्हें पानी, हवा चलती है, गर्मी पड़ती है, ठंड पड़ती है, बर्फ जमती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। अब तक तो कुछ हो नहीं रहा था। जब अब पृथ्वी पे जब चीजें आएंगी, तब जाके कुछ ना कुछ प्रोसेस होगी। तो उन प्रोसेस अब क्या होगा, ये मॉडिफाइड होगी, कोई घुल जाएंगी, कुछ पतली हो जाएंगी, कोई मोटी हो जाएंगी, कोई कुछ हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। तो अब इन्हीं सब चीजों से बने ना, अब आएगा एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक, अब एक्सोजेनिक में सबसे पहले हम चीजें पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं वेदरिंग। वेदरिंग का कोई मतलब सीधा सीधा मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, ब्रेक करना, ब्रेक होना। जैसे ये चीज है, अब यहां से मान लो टूटना शुरू करे, घुरते घुरते घुरते, है तो भाई रॉकी, ये यहाँ पे जिस, अगर ये प्रोसेस ना हो, वेदरिंग ना हो, इरोजन ना हो, डिपोजिशन ना हो, तो सॉइल नहीं बनेगी। पता है, ये सब रॉक्स हैं। सॉइल नहीं होगी तुम्हारे पास, डेल्टा नहीं हो, सॉइल नहीं होगी तो एग्रीकल्चर कभी नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा कभी, तो इंसान तो कैसे जीवित रहता। और सॉइल नहीं बनती, इंसान तो क्या बहुत दूर की बात है, सॉइल नहीं होती तो पेड़ नहीं बनते, पेड़ कहां से पैदा होते,
कुछ होते छोटे छोटे जो बिना पेड़ पौधों, बिना सॉइल के भी रह सकते हैं। ये पेपर यूपीएससी में पूछ चुका है। जो लाइकन्स होते हैं, मॉसेस होते हैं, उन्हें सॉइल की जरूरत नहीं होती है, वो रॉक पे भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन उससे कोई जीवन तो शुरू हो नहीं पाता कि मॉसेस देख रहे हैं, लाइकन देख रहे हैं। बड़े बड़े जो पेड़ पौधे आए कब आए? जब सॉइल आया। ठीक है, एग्रीकल्चर जो पूरी प्रोसेस आई जब आई, जब सॉइल आया। और अगर एग्रीकल्चर नहीं होता तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाती कभी, और पॉपुलेशन नहीं बढ़ती तो कोई टेंशन ही नहीं थी। ठीक है, तो समझे इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों आई है? क्योंकि वेदरिंग हुआ है। और वेदरिंग किसका हुआ? इन्हीं लैंड फॉर्म का। इसी से सॉइल आई है, इसी से सदियां, लाखों, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं सॉइल को बनने में। और आज ह्यूमन फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और अपने फायदे के लिए चीजों को उगाने के लिए वो सारी चीजें क्या करता जा रहा है? धीरे धीरे बर्बाद करता जा रहा है। मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं एक चीज को बनने में। जो सॉइल हमें आज मिल रही है फ्री फंड में, जो पेड़ पौधे हमें मिल रहे हैं फ्री फंड में, ये सारी चीजें, जो पानी मिल रहा है हमें, हर चीज मिल रही है जो फ्री फंड में मिल रहा है ना, इस चीज की वैल्यू नहीं है आज हमें। लेकिन आज से 100 साल बाद इसकी वैल्यू ही नहीं होगी। एक वक्त आएगा जब इन चीजों के लिए तरसेगा इंसान। लेकिन तुम ये सोचो, इंसान तो तरसेगा, तो तरसेगा वो जानवर जो इन पर निर्भर थे, जो पक्षी इन पर निर्भर थे, जो बेचारे बहुत सारी पेड़ पौधे जो इन पर निर्भर थे, वो भी तो साथ में मर गए। और किसकी गलती? किसकी गलती? सिर्फ हमारी लालच की गलती, कि हमें इतना लालच है, इतना लालच है कि हमें, हमसे कंट्रोल नहीं हो रही चीजें। गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि पॉपुलेशन कंट्रोल कर सके। कम से कम एटलीस्ट कुछ नहीं करते तो इस देश में पॉपुलेशन कंट्रोल जरूरी थी। अगर पॉपुलेशन तुम कंट्रोल कर लेते तो तुम्हारे रिसोर्सेज बच जाते, तुम्हारे रिसोर्सेज बच जाते, रिसोर्सेज बच नहीं जाते, वो सस्टेनेबल यूज हो जाते। अब 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तुम कितनी कोशिश कर लो, कितनी ही कोशिश कर लो, तुम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये करने की, वो करने की, ये सारी चीजें हो तो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। तुम 140 करोड़ पॉपुलेशन को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। कोई किसी, चाहे दुनिया का कितना भी ताकतवर शक्तिशाली मिलिट्री तैयार कर लो, तब भी तुम 140 करोड़ पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। और जिस देश में इतनी इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, उस देश में तो कभी कंट्रोल करना इम्पॉसिबल ही। और जिस देश में इतना डिस्क्रिमिनेशन हो, इतना भेदभाव हो, वहां पे हर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को, जहां पे वो नफरत की नजर से देखती हो, जलन की नजर से देखती हो, वहां पे एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं है। भरोसा ही नहीं है तो तुम्हारे सोर्सेस एक यूज करेगा तो दूसरे को लगेगा कि भाई ये कैसे यूज कर रहा है, तो हमें भी यूज करना है। समझ में? कोई एक मछली पकड़ेगा तो दूसरा बोलेगा हम 4 मछली पकड़ेंगे, कोई 4 पकड़ेगा तो आदमी बोलेगा 10% पकड़ना है, कोई एक शेर मारेगा तो लोग, कोई दूसरा बोलेगा हमें 2 शेर मारने, कोई बोलेगा 2 मारने हैं तो 4 मारने, कोई एक चिड़िया मारेगा तो 2 चिड़िया मारेंगे, एक पेड़ काटेगा तो दूसरा बोलेगा 10 पेड़, तू देख अभी, तू देख अभी, तू देख अभी। और ये सारा का सारा जो नेचुरल रिसोर्सेस है, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो ही रहा है, वो आने वाले टाइम में डिस्ट्रॉय हो ही जाना है। इसको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो ये चीज से तो अभी ये पता चलेगा कि मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं सॉइल को पैदा होने में। मिलियंस ऑफ ईयर जब वो सॉइल पैदा होती है, फिर वो फर्टाइल होती है टाइम के बाद, और जब फर्टाइल होती है फिर उसमें कोई जो बीज वगैरह होते हैं, बीज वगैरह जो आते कहाँ से? तुम्हारी बटरफ्लाई, ये सब बीज लेके आते हैं, तुम्हारी मधुमक्खियां, इनको तो हम शहद के चक्कर में इनको मार रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो इंसेक्ट है हमें मार रहे हैं। तो सब चीजें जो जिन्हें हम तबाह कर रहे हैं, जो एक दिन ना एक दिन, 100 साल, आज नहीं तो 100 साल बाद इसका जो भयानक रूप दिखेगा, वो पूरे हिंदुस्तान को देखना पड़ेगा। एक समय था जब हमारी नदियां बिल्कुल साफ सुथरी हुआ करती थी, आज नदियां इतनी गंदी हैं। यमुना इतनी गंदी हो गई कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, गंगा इतनी गंदी हो गई जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब तो पहले ये बोलते थे कि जो गंगा पहले जो मतलब जो हिमालय से जो ग्लेशियर से निकल के आती हैं, वो साफ सुथरी नदियां निकलती हैं, लेकिन अब तो ग्लेशियर में भी क्या हो रहा है? ग्लेशियर में भी कार्बन जमता जा रहा है। समझ में आया? जो इंडस्ट्रीज का जो एरोसोल होता है, एरोसोल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, ब्लैक कार्बन होता है,
तो ये सारे के सारे वहां पे क्या हो रहे हैं, डिपोजिट होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे पिघलते पिघलते उनकी जो जहरीले केमिकल्स हैं वो भी तुम्हारे पानी के साथ आ रहे हैं। और वो केमिकल सबसे पहले कौन पी रहा है, वो सबसे पहले वहां की मछलियां खा रही हैं, वहां के जो बायोडाइवर्सिटी है वो उनका यूज कर रही है। तो पहले नदियों का इकोसिस्टम खराब हो रहा है, और फिर जो इकोसिस्टम, फिर वो पानी कहीं ना कहीं तो तुम यूज करोगे, तो फाइनली वो जाएगा तो तुम्हारे पेट में ही, पेट में कहीं ना कहीं से, तो फाइनली वो तुम्हारे शरीर में जाएगा, और शरीर में जाके वो दुनिया भर की बीमारियां करेगा। तो हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, ये सब ऐसे ही नहीं बढ़ते जा रहे हैं, ये सब इन सब चीजों का रीजन। तो ये सब चीजें बताने का सिर्फ इतना सा है कि ये चीजें इंसान को इतना पता होना चाहिए कि ये जो चीजें बन रही हैं, ये सॉइल्स बनी हैं, जो प्लांट बने हैं, जो वाटर आया, पानी आया, सब कुछ आया, इनकी वैल्यू समझे लोग कि ये फ्री में नहीं आई है, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग गए, और अगर ये खत्म हो गई तो इन्हें फिर से मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे बनने में। और जिस तरह से डिस्ट्रॉय हो रही हैं चीजें, उस हिसाब से शायद हो सकता है कि वो मिलियंस ऑफ की जगह और मिलियंस ऑफ ईयर लग जाए। तो हमारे पास अभी जो कुछ बचा हुआ है वो हम बचा लें तो ज्यादा बेस्ट है, लेकिन वो बचाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 140 करोड़ पॉपुलेशन जो आने वाले टाइम में 200 करोड़ पॉपुलेशन हो जाएगी, तुम रोक नहीं सकते उसको। जैसे आजकल तो कह रहा है एक मुस्लिम ने 4 बच्चे पैदा किए तो हम 10 पैदा करेंगे, करो 10 पैदा, बच्चे पालेगा कौन? जो 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 ये बयान दे रहा है उसी को उठा के पकड़ लो कि तुम पाल 10 बच्चे, मैं पैदा कर रहा हूं 10 बच्चे, पालो पालो, खुद तो बूढ़ा होने वाला है। समझ में आ रहा है? मतलब आदमी को ये नहीं पता कि आदमी को बोलना चाहिए कि भाई तुम पॉपुलेशन कंट्रोल करवाओ, सबकी करवाओ, चाहे कोई हो, चाहे किसी भी, इंडिया में रहना है तो पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए भाई, सीधी बात है। ये ऐसी चीजें, एक जिम्मेदार एक इंसान, जो समझदार लोग होते हैं वो ऐसे कुछ चीजें बोलेंगे कि भाई इंडिया का जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो बचा रहा है, ठीक है, अगर रिसोर्सेस ही नहीं बचे रहेंगे, नेचुरल रिसोर्सेस ही नहीं रहेंगे, तो क्या कर लोगे तुम उस पॉपुलेशन का जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना ना हो, जिस, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझने वाली बात है। तो वेदरिंग से हमें ये पता चलता है कि ये जो चीजें बनी हुई हैं, सॉइल बना हुआ है, बहुत सारी चीजें जो नेचुरल रिसोर्सेज बने हुए हैं वो कैसे बने हैं। तो वेदरिंग कैसे कैसे होती है, तो सबसे पहले इसमें होता है फिजिकल में सबसे पहले क्या जनरली किस चीज का यूज होता होगा भाई, जो वाटर हो गया और उसका हो जाता होगा, विंड होती होगी उससे होता होगा, ठीक है। इन सब चीजों से क्या हो, सनलाइट मान लो, सनलाइट से होता है, और तुम्हारा इससे फ्रोस्ट होने की वजह से, मतलब कोई चीज जम जाती है, जैसे चट्टाने हैं, चट्टानों में अगर पानी भर गया वो जम गई, ठीक है, अब जम गई तो धीरे धीरे क्या होगा, वो फैलेंगी। तुमने वॉल्यूम, जो पानी का वॉल्यूम, अगर आइस का वॉल्यूम देखो तो आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है पानी से, तो जैसे अगर उसमें पानी है वो जमेगा तो क्या होगी, वो धीरे धीरे चटकेंगी, फिर से पानी भरेगा फिर चटकेंगी, फिर से पानी भरेगा। एक दिन की प्रोसेस नहीं है कि तुम एक दिन में, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं इन चीजों को होने में। एक दिन वो, फिर वो चट्टान टूटेगी, चट्टान छोटे छोटे पार्ट में टूटेगी, फिर उसका, तो ये सब चीजें क्या हो रही हैं, टूट रही हैं। तो सनलाइट से भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से, कोई भी चीज रख दो तुम तो वो पहले गर्म होगी, फिर ठंडी होगी, फिर गर्म होगी, फिर ठंडी होगी, फिर क्या गर्म होगी, फिर, तो ऐसे क्या होगी, वो धीरे धीरे वीक होने लगती है, कमजोर हो जाती है, और फाइनली टूट जाती है। तुमने बहुत सारी चट्टानें ऐसी देखी होंगी जिनको तुम ऐसे पकड़ के खींच देते हो तो टूट जाती हैं। तो वो चट्टानें कैसे टूट गई, कुछ चट्टानें ऐसी होती है जिन्हें तुम घने मार मार के भी नहीं टूट रही वो। तो ये हो गया फिजिकल। इसके बाद आता है तुम्हारा, समझ में आ गया है फिजिकल, इसके बाद आएगा तुम्हारा केमिकल। केमिकल में होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन समझते हो क्या होता है?
जैसे तुम्हारा जैसे रॉक्स होती हैं, रॉक्स में क्या होता है, आयरन होता है, आयरन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में आता है, तो तुम देखो जंग लग जाती है। तुमने जंग लगा हुआ लोहा देखा होगा, अगर से तो तोड़ोगे ना तो टूट जाता है, वो टूट जाता है। ऐसे ही होता है ऑक्सीडेशन। ये यूपीएससी ने 2024 में क्वेश्चन पूछा है, खोल लो 2024 का क्वेश्चन। दूसरा कार्बोनेटेड एसिड, ठीक है, कार्बोनेशन होता है। कार्बोनेशन मतलब क्या होता है, कार्बोनेशन मतलब होता है मिला गया अल्लाह। देखो शुरुआत के कुछ कौन सा शुरुआत देखना कहाँ पे, कार्बोनेटेड एसिड का भी रिएक्शन होता है। कार्बोनेटेड मतलब जैसे CO2 वगैरह होती है, तो CO2 का जो रिएक्शन होता है रॉक्स में, तो वो भी क्या हो जाता है, उसकी वजह से भी रॉक क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। एक होता है जो ऑक्सीडेशन और कार्बोनेशन। अब बताओ हमें तो, पढ़ो इसको। हो गया सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन 2021 में आया। बताओ क्या क्या है आंसर। सबसे पहला रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, रेन वाटर कंटेंट कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, पानी में CO2 तो रहता ही रहती होगी। भाई कल ही हमने बताया था कि जितना सदियों मिलियंस ऑफ ईयर तक बारिश हुई इस कंट्री में, पहले कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो सारी की सारी पानी के थ्रू समुद्रों में आ गई। ये तो बिल्कुल ही सही है। तीसरा रेन वाटर कंटेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अब भाई ऑब्वियसली तो तीनों सही है, इसके कहाँ है आंसर। Which one of the following is correct in respect of above statement? अच्छा पहला स्टेटमेंट, अच्छा क्या बोल रहा है, both 2 and 3। अच्छा रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक, तो 2 and 3 दोनों ही कर रहे हैं। हाँ दोनों ही कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं भाई, सीधी बात है, अभी बताया हमने, केमिकल होता है। ये कैसे हो रहा है भाई, सबसे पहले तो पानी से पता चला कि भाई वेदरिंग हो रही है, तो ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा होगा उसमें। भाई ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन जब तुम्हारा आयरन मारन होगा तो उसे क्या कर देती, कोरोड कर देती है, तो उससे वेदरिंग नहीं हो रहा होगा। कार्बोनेटेड एसिड है, मतलब CO2, इससे हो रहा होगा।
अब है तीसरा है बायोलॉजिकल। इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल में क्या होता है, कुछ ऐसे जो लाइकन्स और मॉसेस वो होते हैं जो क्या होते हैं कि बिना सॉइल के, इन्हें सॉइल की जरूरत नहीं होती है, ये रॉक्स में ही पैदा हो जाते हैं। तो मतलब कलई लग गई रॉक्स में, ठीक है, तो रॉक्स में ऐसी कलई लग जाती है, फिर इतना देखो धीरे धीरे वो घुसते जाते हैं और ब्रेक हो जाती है रॉक, ठीक है। तो लाइकन्स और मॉसेस होते हैं। ये देखो, तुम देखो 2021 में एक क्वेश्चन आया है, निकालो 2021 का क्वेश्चन। का जो क्वेश्चन है पता कैसे चलेगा उसमें, ये पूरा कट गया, ठीक है। तो ये 2024 और 2021 का आया क्वेश्चन। लाइकन और मोसेस बायोलॉजिकली होते हैं, बिना सॉइल के ये प्राणी जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, सरवाइव करते हैं। और ये जनरली कहाँ यूज होते हैं, जनरली तुम्हारे वेदरिंग में यूज होते हैं। इनसे तुम्हारी सॉइल बनती है, सॉइल बनेगी, मशरूम बिना सॉइल के भी उग जाते हैं, सॉइल भी चाहिए होती है उन्हें। तो वो ऐसा नहीं है कि बिना सॉइल, मतलब वो ठीक है। क्वेश्चन क्या है उसमें, और ऑप्शन देखो, most likely to be found surviving on a surface without soil. तो मोस्ट सर्वाइविंग मतलब मोस्ट सुइटेबल कौन से हुए, यही दोनों। ये तब होते हैं जब कुछ भी नहीं है तब भी ये होते हैं, जब सॉइल है ही नहीं तब भी ये होते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कल भी हमने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, ठीक है। अब इरोजन देखते हैं। इरोजन में क्या, यहाँ पे चीज हो गई ब्रेक डाउन, ठीक है। ऐसे मामला, ये चीज को, अब इस चीज को क्या करना है, अब इरोड करना है, इरोड होगी ये सारी चीज, समझ में आ रहा है। तो ऐसे इरोजन, देखो अलग अलग इरोजन होते हैं। एक होता है फ्लूवियल। फ्लूवियल इरोजन कौन सा होता है, जो रिवर के थ्रू हो रहा हो। तुमने देखा होगा रिवर जहां से बहती है वहां पे इरोजन होता है। कौन सी इरोजन होता है, जनरली जहां से रिवर बहती है वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या बनता है, वैलीज बनती हैं। तुमने देखे हैं कि नहीं देखे, जॉर्जेस देखे होंगे, कैनियन देखे होंगे, यूज वी शेप्ड वैली देखी होंगी, देखी है कि नहीं। तुमने एक एग्जांपल एनसीईआरटी किसी ने पढ़ी होगी तो वहां पे ग्रैंड कैनियन वैली देखी होगी जो कोलोराडो रिवर पे है, नहीं देखी, ऐसी है वो, ये ऐसी बीच में एक वो बना हुआ है, और जे ये अपलिफ्टेड पार्ट है ऐसा। ये होता है कैनियन। ये रिवर जा रही है, ठीक है, इस ये बीच में एक ग्रैंड फॉर्म हुआ करता था ऐसा, इसको घुरते 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 उसने खत्म कर दिया और ये पूरा का पूरा यू टर्न में पहुंच गया। तो जब भी एनसीईआरटी पढ़ोगे तुम्हें ये मिलेगा तुम्हें, कैनियन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ग्रैंड कैनियन।
एक कोलोराडो रिवर पे, कोलोराडो रिवर कहाँ पे? यूएसए में, ठीक है। तो ये ग्रैंड कैनियन, समझ में आ गया ये? तो ये जॉर्जेस क्या होते हैं? क्या होते हैं जॉर्जेस? ये जब बहुत तेज, बहुत बहुत हैवी और बहुत स्पीड में वो जब रिवर फ्लो होती है, कहाँ से? माउंटेन रीजन से, तब ये जॉर्जेस बनते हैं। ये कुछ यू शेप्ड के होते हैं, और जब वो थोड़ी स्लो हो जाती है तो वी शेप्ड के बनते हैं, ठीक है। कैनियन हो गया। तो ये फ्लूवियल एरोजन होता है। जैसे एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, एग्जाम्पल ब्रह्मपुत्र जॉर्ज। और क्या है? विंड इरोजन होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जैसे मशरूम रॉक। क्या है? तुम रेगिस्तानों में जाओगे तो तुम्हें इस टाइप का रॉक दिखेगा, ऐसा रॉक। ऐसे बहुत सारे इरोजन होते हैं, उनके नाम देख लेना। तो यहाँ नीचे से सब घिर जाता है ये, बहुत सारे टाइप के इरोजन्स होते हैं, ठीक है। उनके अलग अलग एग्जाम्पल हैं, बस देखना पड़ेगा। लेकिन जनरली समझ लो कि इरोजन होता क्या है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वेदरिंग, ये हो गया इरोजन। तीसरा इरोजन क्या होता है? तीसरा तुम्हारा होता है ग्लेशियर से। ग्लेशियर इरोजन होता है। ग्लेशियर से क्या होता है? ग्लेशियर से तुमने देखे होंगे, जैसे एग्जांपल सिरकास, और तुमने देखा होगा इससे एक वैली बनती है, कौन सी? यू शेप्ड वैली। जब ग्लेशियर ऐसे ऐसे फ्लो होता है तो उसके आसपास में वो क्या करता जाता है? इरोड करता जाता है, तो इससे यू शेप्ड वैली बनती है, ठीक है। तो ये है तुम्हारे इरोजन वाले कंसेप्ट। यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, एक केमिकल वाले में एक चीज और होती है, एक लाइमस्टोन, जो एक रॉक होती है लाइमस्टोन, उसमें जब पानी भरता जाता है तो उससे तुमने देखा होगा कास्ट टोपोग्राफी बनती है, इसका कास्ट टोपोग्राफी। ये कब बनती है? जब लाइमस्टोन वाला पार्ट होता है। तुमने देखा होगा कि कुछ गुफाएं वगैरह होती हैं लाइमस्टोन की, तो गुफाओं में तुम जाओगे तो एक डंडी यहाँ से निकली, एक डंडी यहाँ से, एक डंडी यहाँ से, एक डंडी यहाँ से, वो यहीं से निकलती हैं, लाइमस्टोन की होती हैं। एक तो एक को बोलते हैं अब
अब वो नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, एस से दोनों नाम है, एक का लाइट माइट है, क्या नाम है, स्टेलाइट माइट, एक स्टैग लाइट, स्टैग देख लेते हैं वो कौन सी है। स्टैग लाइट माइट क्या है भाई? ये है दो स्टेलेक्टाइट्स, स्टेलेक्टाइट्स, ठीक है, एक है स्टेलेक्टाइट्स और एक है तुम्हारा, और एक दूसरा है तुम्हारा स्टेलैगमाइट। ठीक है, ये दो चीजें याद रख लो। ठीक है, एक कास्ट टोपोग्राफी होती है, ये नाम याद रखना, ये चीजें क्या होती हैं, स्टेलैक्टाइट्स और स्टेलैगमाइट्स। एक लैक्टाइट है, एक लैगमाइट, लैक्टाइट और लैगमाइट। और कौन सा इरोजन होता है? एक कोस्टल इरोजन होता है। कोस्टल इरोजन में तुम देखते होगे कि जे कोस्टल इरोजन में क्या करती होंगी, ये बेसिकली करंट, ओशियनिक करंट जो होते हैं तुम्हारे, वेव्स हो गई, टाइड्स हो गए, यही करती हैं। तो ये तो तुम्हारे फोर्सेस हैं, जैसे तुम्हारे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें, क्लिफ्स, सी क्लिफ्स। तुमने एक तुमने, अगर तुमने ये कोई जगह है जहाँ पे, कहाँ पे है वो, यूनाइटेड किंगडम में कहाँ पे है, ऐसा एक यहाँ पे सी है, यहाँ पे एक क्लिफ है पूरी ऐसी ऐसी उठी हुई है वो क्लिफ। अगर 3D में देखो, अगर ये ऐसे कर दो, वो समझ में नहीं आ रहा होगा, लिख लो, सी क्लिप्स होती हैं, बहुत सारे लैंडफॉर्म जो बनते हैं वो बनते हैं इन सब चीजों से। अब आखिरी देखते हैं डिपोजिशनल। तीसरा क्या है, डिपोजिशनल। अब डिपोजिशनल में क्या होता है, अब इसमें होना है जमा। तो सबसे पहले तो वही चीज है, तो पहले प्रोसेस समझ में आ रही, पहले टूटेगा, फिर वो उसको एक जगह से दूसरी जगह उसको बहुत सारे फोर्सेस लेके जाएंगे और उससे जो भी इरोड होगी, अब फाइनली क्या होता है, जब ये सारी चीजें जाएंगी तो एक जगह क्या होगा, इनका डिकम्पोजिशन होगा, मतलब डिपोजिट होगी। और डिपोजिट होगी तो सबसे पहले मानते हैं फ्लूवियल, मतलब रिवर वाला। तो रिवर वाले में तुम्हें कौन कौन सी चीजें मिलती है, डेल्टा मिलते हैं, ऑक्सबो लेक मिलती हैं, ये तो तुम लोगों को पता ही होंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सुंदरबन। ऑक्सबो लेक बहुत सारी है, जैसे तुम्हारी एक कोई एग्जाम्पल याद है, एग्जाम्पल चिल्का ऑक्सबो लेक थोड़ी ना है।
चलो देख लेना, ये समझ लो। फिर तुम्हारे फ्लड प्लेन जो होते हैं, ये तुम्हारे कवरताल, हाँ कवरताल, कवरताल जो है वो तुम्हारी ये बिहार में है। ठीक है, यूपीएससी में पूछ चुका शायद 2023 के पेपर में। ठीक है, ये 2023 ये फ्लड प्लेन है, जैसे तुम्हारा नॉर्थन प्लेन जो हो गया। दूसरे नंबर पे तुम्हारे विंड की वजह से, अब विंड की वजह से विंड का ज्यादातर इफेक्ट दिखता है डिजर्ट एरिया में। डिजर्ट एरिया में वो रेत लेंगे और एक जगह इकट्ठे कर देंगे। जनरली एग्जांपल तुम्हारा क्या है, सैंड ड्यून्स, एक क्रीसेंट शेप की होती हैं। क्रीसेंट शेप कौन सा, जैसे तुम्हारा ये मून है, ऐसा मून है चंद्रमा, तो उसके शेप की होती है, क्रीसेंट शेप की होती है। तो तुम लोग कभी रेगिस्तान मेगिस्तान में जाओगे तो सैंड ड्यून्स दिखेंगी, ऐसी नहीं देखते तुम लोग मूवी में, वही ऐसी जमा हो जाती है, फिर उसके नीचे आदमी उतरता है, लुढ़कते हुए धड़ धड़ चला जाता है। नहीं देखा ये सैंड ड्यून्स वगैरह। तो इसके बाद है ग्लेशियर। ग्लेशियर में तुमने देखे होंगे ड्रमलिन्स, मोरेन्स। ये क्या होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, छोटे छोटे पत्थरों बड़े बड़े पत्थरों, बोल्डर्स जो होते हैं। ड्रमलिन्स में शायद बड़े पत्थर आते हैं, मोरेन्स में थोड़े छोटे पत्थर आते हैं, या उल्टा सीधा भी हो सकता है, लेकिन ऐसे ही कुछ है। ठीक है, ड्रमलिन्स और जो मोरेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब ग्लेशियर होता है, जैसे ग्लेशियर चल रहा है, और हमने यहाँ देखा था ग्लेशियर क्या कर रहा था, पहले इरोड कर रहा था कोई चीजें, तो वो इरोड करके अब वो चीजें लेके जाएगा। तो उसके रास्ते में जितने कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, ये सारे पत्थर मिलेंगे, तो वो ग्लेशियर जहां तक जाएगा वहां सारे पत्थर वो इकट्ठे कर देगा कि नहीं कर देगा। जैसे मान लो तुम ऐसे जाते हो, पत्थर ऐसे 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 जाओगे, तो एक जितना इकट्ठा कचरा होगा वो यहाँ जमा हो जाएगा। तो इन्हीं को बोलते हैं मोरेन्स और ड्रमलिन्स। और मोरेन्स और ड्रमलिन्स की वजह से ही तुम्हारा ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से कौन सी ग्लेशियर लेक बनती है, इन्हीं की वजह से ग्लेशियर लेक बनती है। और ग्लेशियर लेक्स क्या है, अब भाई ग्लेशियर लेक्स कैसे बनती है, जैसे एक ग्लेशियर है, यहाँ पे तुम्हारे मोरेन जमे हुए हैं, यहाँ का पानी जो पिघलेगा तो पानी यहाँ पे, जब तुमने यहाँ पे पूरा खांचा बना दिया है ऐसे पत्थरों का, तो यहाँ पानी आएगा, रुक जाएगा पानी, तो उससे जब पानी भरता जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, कोई ग्लेशियर इतने से नहीं होते हैं, किलोमीटर मतलब बहुत किलोमीटरों तक फैले रहते हैं एक ग्लेशियर, और उनका पानी जाएगा, सो वो धीरे धीरे भरते वहां पे क्या बन जाएगी, लेक बन जाएगी। तो एक ग्लेशियर लेक बन गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, रिवर हो गई, विंड हो गई, ग्लेशियर हो गया, और क्या है, इरोजन में रिवर, विंड, ग्लेशियर। अरे ये भी तो होता है कोस्टल वाला, ये कोस्टल में तुम्हारा ये तुम्हारे वो बीचेस, इससे तुम्हारे बीचेस बनते हैं, लेगून्स बनते हैं। चिल्का लेक क्या है,
ये तुम्हारी एक वो कौन सी ये, ठीक है, लेगून समझते हो क्या होता है? लेगून से नहीं पता क्या होता है? जे होता है कॉन्टिनेंट, जो समुद्र है। अब समुद्र में यहाँ पे क्या होता है कि समुद्र का यहाँ पे कहीं पे क्या होता है, एक ऐसी सैंड जम जाते हैं, सैंड बार बोलते हैं ना। और जब ये बंद हो जाता है यहाँ से और यहाँ से, और यहाँ जो पानी भर गया उसे कहते हैं लेगून्स। तो ये तुम्हारे पूरे के पूरे लैंडफॉर्म हो गए। इसमें तुमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए होंगे। बीचेस में लिख लेना, तुम्हारा केरला बीच है, तुम्हारा चेन्नई बीच है, तुम्हारा दुनिया भर के बीचेस हैं। क्या केरला बीच है, गोवा बीच है। ठीक है, ये सब डेल्टाज वगैरह पता ही है, ऑक्सबो लेक पता ही है, फ्लड प्लेन हमें पता ही है, सैंड ड्यून्स हमें पता ही है, ड्रम लिम्स पता है, मोरेन्स पता है, ये सारे चीजें तुम्हारा ये पूरा का पूरा क्या हो गया तुम्हारा खत्म। क्या हो गया खत्म? ये तुम्हारा लैंडफॉर्म खत्म हो गया। ठीक है, और पूरा एक्सोजेनिक हो गया और एंडोजेनिक हो गया। अब आज की छुट्टी।